हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे मई 2016 का पेपर सेकंड का हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अहम भूमिका से तात्पर्य है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ पर आधारित है, तो पैराग्राफ पढ़ना होगा इसके लिए। तो अहम भूमिका का मतलब इसमें पूछा है। तो अहम भूमिका का मतलब आप वैसे भी बता सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ इसका अर्थ पूछा है। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं, सेकंड भी नहीं होगा। अपनी भूमिका, इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा। तो अर्थपूर्ण जो शब्द है, इसका अर्थ जो है वो बन रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। यह जानकर बहुत आनंद प्राप्त होता है कि हमारी नौसेना, तो क्या बात जानकर आनंद प्राप्त होता है, ये इसके लिए हमें पैराग्राफ पढ़ना होगा। 1971 के भारत पाक युद्ध में समुद्र में जीत हासिल करने में भारतीय नौसेना द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिका की याद में प्रति वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा अपने सेवानिवृत्त सैनिकों और युद्ध विधवाओं के बलिदान को याद करते हैं। इस दिन भारतीय नौसेना राष्ट्र की निरंतर सेवा के प्रति अपनी वचनबद्धता और निष्ठा को दोहराती है। भारत की समुद्री शक्ति के प्रमुख उपादान और अभिव्यक्ति के रूप में समुद्री अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा की निगरानी और उसमें बढ़ोतरी के लिए भारतीय नौसेना एक अहम भूमिका का निर्वाह करती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अहम भूमिका आ चुका है, तो इसका मतलब वही है महत्वपूर्ण भूमिका। तो अधिकांशतः जनता की नज़रों से दूर खामोशी के साथ काम करने वाली इस सेना के आकार और क्षमता में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वृद्धि हुई है, जो सतत रूप से बढ़ते इसके कार्य क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा में इसके बढ़ते महत्व के अनुरूप है। नौसेना की सक्रियात्मक गतिविधियों में तदनुसार संगत विस्तार हुआ है तथा इसमें हिंद महासागरीय क्षेत्र तथा उससे परे के क्षेत्रों का भी समावेश हो गया है। यह जानकर सुखद अनुभूति होती है कि नौसेना हमारी विस्तृत समुद्री सीमाओं की निरंतर चौकसी कर रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आनंद प्राप्त होता है या सुख की अनुभूति होती है, तो इन दोनों का मतलब एक ही है। तो इसके लिए अगर हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में आप पाएंगे विशाल समुद्री सीमा की चौकसी कर रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परंपरागत से तात्पर्य है, तो परंपरागत से तात्पर्य होता है परंपरा से आए हुए। तो इसका जनरली भी अगर आप अर्थ देखें बिना पैराग्राफ के भी, तो ये यही अर्थ होगा और पैराग्राफ में भी इसका यही अर्थ होगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामना करने के लिए अनुच्छेद में आया है, तो सामना करने के लिए क्या आया है, अगर आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ें तो यह जानकर सुखद अनुभूति होती है कि नौसेना हमारी विस्तृत समुद्री सीमाओं की निरंतर चौकसी कर रही है। उसने पेश आने वाले खतरों और चुनौतियों का हमेशा तेज़ी से पूरी दक्षता के साथ मुकाबला किया है। तो ये जो मुकाबला किया है, यूज़ हुआ है, ये हुआ है सामना करना के लिए। मुकाबला करना मतलब सामना करना, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समावेश शब्द में कौन सी संधि है, तो अगर आप इसमें देखें तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है जो इसका आंसर है। एक्चुअली इसका आंसर होगा दीर्घ संधि। तो संधि क्या होता है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं संधि। तो इसमें संधि कैसे बनी है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो बनेगा सम प्लस आवेश। तो ए प्लस आ को मिलकर ये बनी है, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्पित और निष्ठावान नौसेना कार्मिक राष्ट्र द्वारा
वाक्यांश में 2 विशेषण पद हैं, तो इसमें विशेषण बताना है। विशेषण कौन कौन से हैं? तो विशेषण कौन से होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम बोलते हैं विशेषण। तो इसमें विशेषता कौन से शब्द बता रहे हैं? वो हैं समर्पित और निष्ठावान। तो समर्पित और निष्ठावान नौसेना कार्मिक राष्ट्र द्वारा, तो ये इस सब्जेक्ट की वो बता रहे हैं विशेषता। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब संज्ञा। तो संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण। तो ये हो जाएगा समर्पित और निष्ठावान आंसर। नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके लिए हम देख लेते हैं पैराग्राफ में। तो भारतीय नौसेना द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिका की याद में प्रतिवर्ष, एक सेकंड शुरू से पढ़ लेते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में समुद्र में जीत हासिल करने में भारतीय नौसेना द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिका की याद में। तो भारत पाक युद्ध में जो जीत हासिल की थी उसके लिए ये मनाया जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौसेना दिवस के बारे में सत्य है कि इस दिन नौसैनिक इसके लिए भी हमें पैराग्राफ पढ़ना होगा। तो इस दिन, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है, इस दिन भारतीय नौसेना राष्ट्र की निरंतर सेवा के प्रति अपनी वचनबद्धता और निष्ठा को दोहराती है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ था। ये है देश के प्रति नौसेना की वचनबद्धता को दोहराते हैं। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय नौसेना के आकार और क्षमता में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, कुछ अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है ये, तो ये लग रहा है ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए बिल्कुल सही। अब आ जाता है पद्यांश। तो पद्यांश पर आधारित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज़ाद वतन के बाशिंदे कथन का क्या अर्थ है? पोयम पढ़नी होगी इसके लिए। तो ये आया है यहाँ पर, जिस ओर झुके हम मस्ती से झुक जाएं उधर अंबर भूतल, आज़ाद वतन के बाशिंदे हर गीत हमारा है बादल। इसमें देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या है। तो यहाँ पर नहीं है, इसके लिए हमें और आगे पढ़ना होगा। तो अपनी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के अभिमानी हम, विविध प्रांत हो लेकिन दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। तो ये बात हो रही है देश के निवासी के लिए, क्योंकि ये कुछ सही नहीं लग रहा है ये भी, और यही सही लग रहा है क्योंकि देशवासियों के बारे में बात हो रही है। हिंदुस्तानी मतलब वही देश के निवासी हो जाएगा। तो संघर्षों से टकराकर हमने क्या सीखा? पोयम में देख लेते हैं। इसके आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही कितने हों, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम, सदियों से गुजरे लाखों तूफान हमारे आगे से, संघर्षों से टकराते हम हरदम लगते जागे से। अब देख लेते हैं इससे मिलता जुलता कहाँ पर है ऑप्शन। तो इसमें जो शब्द आया है वो आया है बलिदान देना। तो संघर्षों से टकराकर हमने क्या सीखा? संघर्षों से टकराकर हमने सीखा है बलिदान कैसे दिया जाता है। तो बलिदान देना आंसर हो जाएगा। अंबर भूतल का समास विग्रह होगा।
तो अंबर भूतल का समास विग्रह क्या होगा? अंबर मतलब होता है आकाश और भूतल मतलब होता है पाताल। तो आकाश और पाताल, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा अंबर और भूतल। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, पंक्ति में अलंकार हैं। तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार किस में होता है? जहाँ एक रूपता दिखाई जाए, उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना रह जाए। जैसे कि ये दो शब्द हैं, ये एक ही बना दिए गए हैं, जैसे कि खान पान है, ये भी एक बना दिए गए हैं, तो एक रूपता इनमें दर्शाई गई है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। तो अलंकार का डिटेल में वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तो अलंकार का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वहाँ आप अच्छे से समझ जाएंगे। कवि के अनुसार भारतीयों को गर्व है। तो कवि के अनुसार भारतीयों को किस चीज़ पर गर्व है? जैसे आप यहाँ पर देखें, अपनी अपनी भाषा अपनी संस्कृति के अभिमानी हम। तो अभिमानी का मतलब भी गर्व ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपनी भाषा संस्कृति पर गर्व है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूर दूर स्थित राज्य भी परस्पर जुड़े हुए हैं। तो परस्पर किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? अगर हम देखें तो लास्ट लाइन मिलेगा, केरल से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर राज्य जुड़ा है अपना कोमल मन के धागे से। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कोमल मन के धागे से, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। अब चलते हैं पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कक्षा 8 के बच्चों को शब्द युग्म की संकल्पना स्पष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा किस लेवल के बच्चे का पूछा है। तो इसमें पूछा है हमसे कक्षा 8 के बच्चे के लिए, तो व्याकरणिक नियम स्पष्ट करेंगे, रोज़मर्रा की भाषा से उदाहरण देंगे, रोज़मर्रा की भाषा के नियम समझाएंगे, या व्याकरण की पुस्तक से पढ़ाएंगे। ये वैसे तो इनमें सभी ऑप्शंस में डाउट है, लेकिन इसका आंसर सीटेट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, व्याकरणिक नियम स्पष्ट करेंगे। क्योंकि कक्षा 8 के बच्चे के लिए पूछा है, तो हो सकता है इसी वजह से उन्होंने ये वाला ऑप्शन करेक्ट चुना हो। तो 107, सोनल छठी कक्षा को पढ़ाती है, कविता शिक्षण के समय उसका ध्यान डैश पर अधिक होना चाहिए। तो किस चीज़ पर अधिक ध्यान होना चाहिए कविता शिक्षण के समय? तो कविता शिक्षण में सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए भाव ग्रहण पर। जो कविता बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसका वो अर्थ भी समझें, उसका अर्थ भी वो साथ के साथ समझते चलें, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। पढ़ना और लिखना दोनों का संबंध भाषा के डैश रूप से है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो देखिए, जो मानक रूप है ये भी नहीं होगा, मौखिक और लिखित तो दोनों अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि मौखिक पढ़ने में आता है और लिखित लिखने में आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जटिल रूप हैं भाषा के, फोर्थ ऑप्शन होगा इसमें। लेखन क्षमता के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो लेखन क्षमता के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4, विचारों की संगतता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी कक्षा की शिक्षिका बच्चों को विभिन्न व्यवसायों से संबद्ध रोल प्ले करवाती है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो व्यवसाय से संबंधित रोल प्ले करवाने से मतलब क्या है कि वो विभिन्न व्यवसायों से बच्चों का परिचय कराना चाहती है, क्योंकि विभिन्न व्यवसायों से विभिन्न व्यवसायों का अगर रोल प्ले करेंगे तो वो उनसे अपने आप ही उन्हें जानकारी मिल जाएगी उसकी कि कौन कौन से व्यवसाय होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की भाषिक क्षमता का आकलन करने के लिए आप किस तरह के प्रश्नों को सबसे कम महत्व देते हैं?
तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आंसर ऐसे ही मिल जाएगा आपको, जिनके उत्तर एकदम तयशुदा हों। तो जिनके आंसर पहले से ही तय कर दिए गए हों, इस तरह के क्वेश्चन को हम कम महत्व देंगे, क्योंकि भाषा का आकलन करने के लिए कुछ विस्तार पूर्वक आंसर होने चाहिए, कुछ बड़े उत्तर होने चाहिए, जिनका बच्चे खुद से सोचकर आंसर दें। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड, क्योंकि इसमें कम महत्व वाला पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन होगा। एक स्वस्थ, सभ्य और सहिष्णु समाज लाठियों और बंदूक से नहीं रचा जा सकता। उसके लिए ऐसी शिक्षा चाहिए जो स्वस्थ संवाद रच सके। उपयुक्त पंक्तियों को स्पष्ट करने के लिए कौन सा प्रश्न अच्छा माना जाएगा? तो इसके लिए हमें प्रश्न देखना है, कौन से प्रश्न का ये उत्तर अच्छा रहेगा, तो बिल्कुल सही रहेगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है, लाठियों और बंदूकों का डर क्या नहीं रच सकता। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा जो दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए आप सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो मुझे विवाद लग रहा है। जब एग्ज़ाम हुआ होगा तो इस पर विवाद हुआ होगा, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा कुछ सही नहीं लग रहा, क्योंकि उच्चारणगत शुद्धता इसमें दी हुई है, और हो सकता है लेवल के हिसाब से हो, उच्च प्राथमिक स्तर पर है तो इस वजह से भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट होगा, उच्चारणगत शुद्धता। तो उच्च प्राथमिक लेवल, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर होता है मतलब कि 1 to 5 होता है, उसमें तो हम उच्चारणगत शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, उच्चारणगत शुद्धता। भाषा की कक्षा में बहुभाषिकता को संबोधित करने का अर्थ है। तो जिस तरह से प्रीवियस जो क्वेश्चन है ये वाला, इस तरह क्वेश्चन आपको एक दो हो सकता है मिले, लेकिन वैसे अब ये नहीं आते हैं इस तरह के कंफ्यूजिंग ऑप्शंस वाले। ये पुराना पेपर है तो हो सकता है इसी वजह से इसमें हो, और अब तो जो आप लेटेस्ट पेपर देखेंगे उसमें ऐसे कोई नहीं होता है, आप ऑप्शंस अलग से ही पहचान सकते हैं। अब उसमें ऑप्शंस इस तरह के दिए होते हैं। तो ये पुराना पेपर है तो इसमें सिर्फ आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं। भाषा की कक्षा में बहुभाषिकता को संबोधित करने का अर्थ है। तो बहुभाषिकता को संबोधित करने का अर्थ क्या होगा भाषा की कक्षा में? एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग, सभी बच्चों की भाषा को उचित स्थान देना, विभिन्न भाषाओं के मानकीकृत रूप को महत्व देना, एक से अधिक भाषाएं पढ़ाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, विभिन्न भाषाओं के मानकीकृत स्वरूप को महत्व देना। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भाषा सीखने के संदर्भ में सही है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है, केवल अनुकरण से ही बच्चे भाषा सीखते हैं, तो ये गलत होगा। सिर्फ अनुकरण से ही नहीं, कई तरह से बच्चे भाषा सीखते हैं। तो बच्चे स्कूल में आने के बाद भाषा सीखते हैं, सिर्फ स्कूल में आने के बाद नहीं, वो पहले भी भाषा सीखते हैं, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कुछ ऑप्शंस, कुछ क्वेश्चन के आंसर आप एलिमिनेशन के थ्रू भी दे सकते हैं। बच्चे बोली सीखते हैं जो भाषा नहीं है, तो ये भी गलत है। बच्चों में भाषा की क्षमता जन्मजात होती है, तो ये बिल्कुल सही है। नोम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे भाषा की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, उनमें पहले से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। बच्चे स्कूल आने से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं, इस कथन का शैक्षिक निहितार्थ है। तो बच्चों को सरल विषय वस्तु उपलब्ध न कराएं,
तो ये बिल्कुल गलत होगा। बच्चों को स्कूल में भाषा नहीं सिखाई जाए तो ये सब नेगेटिव आंसर्स हैं, ये हम एलिमिनेट कर देंगे। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराएं, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन दूसरे किसी पेपर में भी पूछा गया था समृद्ध भाषिक परिवेश से रिलेटेड। और फोर्थ ऑप्शन है तो ये भी गलत हो जाएगा, व्याकरण के बिल्कुल नियम न पढ़ाए जाएं। तो थोड़े बहुत तो उन्हें पढ़ाने चाहिए नियम, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ाएं। तो भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं होता। इस कथन का शैक्षिक निहितार्थ यह है कि अन्य विषयों के शिक्षण में भाषागत त्रुटि के अंक काटे जाने चाहिए। तो ये तो होगा नहीं। अन्य विषयों की कक्षा में बच्चे भाषा अर्जित करते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हर सब्जेक्ट की जो क्लास होती है उसमें भाषा अर्जित करते हैं, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वो किसी न किसी भाषा में तो पढ़ाया जाएगा। तो वो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चे हर कक्षा में, हर विषय की कक्षा में भाषा अर्जित करते हैं। भाषा संबंधी मूल्यांकन में पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए, तो का ही मूल्यांकन करना चाहिए। तो कुछ इस तरह का जो ऑप्शंस होते हैं वो मैंने बताया था, ये आंसर को सीमित करते हैं। इस तरह के ऑप्शन हम कभी नहीं चुनेंगे। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। भाषा प्रयोग संबंधी जो उनकी क्षमता है, जो उनकी एबिलिटी है, उसका मूल्यांकन करना चाहिए भाषा मूल्यांकन में। तो भाषा का मूल्यांकन वही है जिसमें हम उनके भाषा प्रयोग का मूल्यांकन करें। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा इसमें। बच्चों की पठन क्षमता का विकास करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, तो पठन क्षमता के लिए जरूरी है शुद्ध उच्चारण और तीव्र प्रवाह इसमें। और इसमें ये क्यों होगा, कहीं कहीं आपने देखा होगा ये शुद्ध उच्चारण को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इसमें इसलिए होगा क्योंकि जो आपके ये बाकी ऑप्शंस हैं ये अप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे कि ये मौन पठन का तरीका सिखाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सस्वर पठन का तरीका ये इतना ज़रूरी नहीं है। उन्हें विविध और समृद्ध पठन सामग्री उपलब्ध कराएं, तो पठन सामग्री से भी वो इतने ज़्यादा पठन क्षमता विकसित नहीं कर पाएंगे। तो उनको अगर हम महत्ता बताएं शुद्ध उच्चारण तीव्र प्रवाह की, तो ये सही रहेगा उनके लिए। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की भाषाई प्रगति का निरंतर आकलन और लेखन पोर्टफोलियो के रूप में होना चाहिए, क्योंकि यह साक्ष्य को सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन है। तो एकमात्र साधन जहाँ हो गई ये तो रोंगी हो गई है। शिक्षकों को व्यस्त रखने का साधन है, तो ये भी गलत होगा। यह बच्चों की तुलना करने में मदद करता है, तो तुलना कभी नहीं करते हम, तो ये भी गलत होगा। तो यह क्रमिक प्रगति को बताता है, तो पोर्टफोलियो का जहाँ भी जिक्र आता है वो क्रमिक प्रगति को बताता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर हम बात करें आज के जो कुछ ऑप्शंस थे, कुछ डाउटफुल भी थे, तो ये पहले का पेपर है। पहले के एग्ज़ाम्स में अक्सर मैंने नोटिस किया है कि उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, तो इनमें विवाद बढ़ा होगा। तो उसके बाद अब क्या हम देखते हैं, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप ऑप्शन अलग ही पहचान सकते हैं। तो अब ऐसी समस्या नहीं है, तो आप निश्चिंत रहें इस चीज़ को लेकर। तो आप अपनी प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।